जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में बताया कौन सा टॉपिक कराया था आप लोग को? Which topic we have to cover in last class? लास्ट क्लास में अगर मैं तुमने तो अभी सलमान तस्वीरें भेजी हैं मुझे, क्वेश्चन भेजें। राइट, रुको मैं चेक कर लूँ ज़रा व्हाट्सएप पे। तुम लोगों ने सीआरओ मेरे साथ कर लिया नहीं किया, ये बताओ मेरे को। अगर तुम सीआरओ मेरे साथ कर चुके हो तो फिर तो मसला नहीं है इसके अंदर, ये नहीं किया तो अलग बात है। तो तुमने पहले डायग्राम भेजी है मुझे, राइट। अगर मैं शेयर करूँ व्हाट्सएप, आज मेरी थोड़ी तबीयत भी सही नहीं है, राइट। मैं कराता हूँ तुम्हें सवाल। तुमने जो मुझे क्वेश्चन भेजे हैं वो ये भेजे हैं। दिखाता हूँ मैं तुम्हें पेज। ये सारे क्वेश्चन भेजे तुमने मुझे, ये सारे सवाल सीआरओ के हैं। अब मुझे नहीं पता तुमने मेरे साथ सीआरओ पढ़ा या नहीं पढ़ा। सीआरओ मैंने तो पढ़ाया था। अब तुम क्लास में थे या नहीं थे, इट डजेंट मैटर। कराता हूँ मैं सवाल। साइज़ का बड़ा कर लूँ ज़रा, नहीं जब तक मैं साइज़ बड़ा नहीं करूँगा तो समझ ही नहीं आएगा। पहला सवाल ये रहा। सिर्फ सलमान ही कर रहे हैं, बाकी कोई कुछ कर भी रहा है या नहीं कर रहे? ये सवाल है पहला। ये सवाल है ना सलमान? जी सलमान खान साहब, सलमान खान साहब ने पहला सवाल भेजा है। ये कराया तो था यार क्लास में। सर ये वाला मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। इसके अंदर वो हम लोग ये कैसे पता चलेगा कितने वो हैं बॉक्सेस हैं, कितने सेंटीमीटर है? आंसर गलत आ रहा था मेरा। सुन लो सुन लो। अरे बेटा कहाँ से गलत हो जाएगा? अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हो ना, इस डायग्राम के अंदर अगर मैं इसको ड्रॉ करने पे जाऊँ तो वेव स्टार्ट हो रही है यहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हो रही है वेव, ख़त्म कहाँ हो रही है? यहाँ ख़त्म हो रही है। जो दो मैंने रेड लगाए हैं, इन दो के बीच में एक वेव है। एक ट्रस बनता था, एक टर्फ बनता था, 2 3 4 4 डिवीजन में वेव खत्म हो रही है। और टाइम बेस सेटिंग कितनी बताई है? 2 मिली सेकेंड पर सीएम। तो इसका मतलब बन जाएगा अगर आप टाइम पीरियड निकालना चाहते हो और आवाज कट रही है आपकी बहुत। जी आवाज़ आ रही है मेरी? अब रुको मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूँ। ये तो हमारी स्क्रीन शेयर हो गई। अब देखो एग्जामिनर ने तुमको टाइम बेस सेटिंग कितनी बताई थी? एग्जामिनर ने टाइम बेस सेटिंग बताई थी 2। और एक वेव कितने बॉक्स में कंप्लीट हो रही है? काउंट करो 1 2 3 4। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 आंसर आ जाएगा 8 मिली सेकेंड। ये इसका टाइम पीरियड निकल आया। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो 1 अपॉन 8 मिली का मतलब होता था -3।
जब -3 ऊपर जाएगा तो 1000/8 सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा 125। क्या ये समझ में आया? स्क्रीन शेयर हो रही है, आवाज़ आ रही है, ये तीनों बातें बताओ। सर हाँ, इसमें तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं कि एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर होगा। ये क्या लिखा हुआ है? क्या 2 मिलीसेकंड पर सेंटीमीटर इनवर्स। ये देखो जहाँ मेरा सर, लेकिन कर्सर। उन्होंने उन्होंने ये हाँ, तो नहीं कहा है ना कि एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर होगा। अगर मेजर करते हैं तो वो चार चार बॉक्स 1 सेंटीमीटर बन रहा है। भाई ये नॉट टू स्केल डायग्राम है, क्या हो गया? ये नॉट टू स्केल है, वरना एग्जामिनर अच्छा बताएगा दिस इज ऑन स्केल डायग्राम। जिस सवाल में नहीं लिखा हुआ इसका मतलब नॉट टू स्केल। अगर एग्जामिनर बोलता है इट इज ऑन स्केल तो फिर तुम मेजर करते रूलर से। आपने सिर्फ बॉक्सेस गिनने, ये देखें एक आपके पास वाई एक्सिस है और एक आपके पास एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे 1 cm बराबर है 2 मिली सेकेंड के, और वाई एक्सिस की इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी मसला हुआ होगा तुम्हें, फिर तो जब 1 नहीं हुआ तो 2 भी नहीं हुआ होगा। 2 में शेप कौन सी है पहले ये बताओ? 2 के अंदर है स्क्वायर वेव, कौन सी वेव है? स्क्वायर। 1010 अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा था या बाइनरी कोड्स पढ़े थे तो बाइनरी कोड्स में गिवन है सवाल। ये सवाल किस में गिवन है? बाइनरी कोड्स में। अब जिस बच्चों को बाइनरी कोड्स का आइडिया उससे हो पाएगा ये। मैं बहुत तेज़ी से मूव कर रहा हूँ। अब इस सवाल में एग्जामिनर ने देखो कितनी वेव्स गिवन है। अब ये बाइनरी कोड्स हैं। बाइनरी कोड का मतलब क्या होता है? 10, ये 1 है, ऑन है, ये ऑफ है, ये एक सिग्नल हो गया। अब इसके बाद फिर आपके पास 1 आएगा, फिर 0 आएगा, ये दूसरा सिग्नल हो गया। तो इसका मतलब होगा आपने कोड्स गिनने हैं। ये क्या होगा? 0, ये क्या होगा? 1, ये क्या होगा? 0, ये क्या होगा? 1। तो इसका मतलब होगा एक वेव यहाँ ख़त्म होगी, यहाँ पे पहली वेव ख़त्म होगी, दूसरी वेव कहाँ ख़त्म होगी? यहाँ पे। अब ये बॉक्स के बीच में ख़त्म हो रही है, मुझे पता ही नहीं चल रहा कितना है। 1 वेव, 2 वेव, वेव गिननी है, 3 वेव, 4 वेव, 5 वेव, 6 वेव, 7 वेव, 8 वेव, और 8 के बाद है 0। तो इसका मतलब हो गया 8.5 वेव्स गिवन है। कितनी वेव्स गिवन है? 8.5 वेव्स। क्या ये समझ में आया? बाइनरी कोड्स का मतलब होता था 0 1 या 1 0। तो पहले 0 से स्टार्ट हो रहा था, फिर 1। तो इसका मतलब होगी पूरी एक वेव हो गई। ये देखें जहाँ मैंने मार्क किया है, ये अगर मैं मार्किंग करूँ और पॉइंटर और शार्प रखूँ तो देखो आपके पास ये हो जाएगी 1, ये हो जाएगी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 8.5। 8.5 वेव्स कंप्लीट हो रही कितने बॉक्सेस में? काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 डिवीजन में 8.5 वेव कंप्लीट हो रही थी। तो अगर 6 डिवीजन में 8.5 वेव्स कंप्लीट हो रही थी तो एग्जामिनर ने ऊपर टाइम बेस्ड सेटिंग गिवन होगी। ऊपर जाते हैं ज़रा, ये लिखी हुई है टाइम बेस्ड सेटिंग। कितनी लिखी हुई है गौर से देखें? 10 डिवीजन, ये लिखा हुआ है 10 मिली सेकेंड पर cm। इसका मतलब होगा 1 cm या 1 cm में 10 मिली सेकेंड है, तो 6 cm में कितने मिली सेकेंड होंगे? अगर 1 cm में 10 मिली सेकेंड थे तो 6 cm के अंदर कितने मिली सेकेंड हो जाएंगे? 60 मिली सेकेंड। तो 60 मिली सेकेंड आ गया टोटल टाइम। तो 8.5 वेव्स कंप्लीट हो रही हैं 60 मिली सेकेंड में। तुमने क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता था बताओ ज़रा? व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी? इसका मतलब हो गया एक वेव का टाइम कैसे निकालोगे? एक वेव का टाइम निकलेगा 60 मिली सेकेंड अपॉन 8.5। ये एक वेव का टाइम आ गया। इसका जो भी आंसर आएगा वो कहलाएगा टाइम पीरियड। उसको रेसिप्रोकेट कर लो, 1/t आ गया। सॉल्व करो और बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा है। इखलास साहब, उमर, सलमान, करें सॉल्व। शाम बिन यासिर,
मगर ये मुश्किल सवाल था। पहले आपने ये देखना है कि एक वेव कितने बॉक्स में आ रही है। सर वैसे तो आंसर 140 है, मगर भी होगा। देखो याद रखो, ए लेवल्स के अंदर कभी कभी एस्टिमेशन आती हैं। तुम्हारा आंसर 141 आ रहा है, मगर 141 ऑप्शन में नहीं है, तो आपने क्लोजेस्ट ऑप्शन पे जाना है। तो क्लोजेस्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा? 140। आई लॉजिक समझ में? इसका क्लोजेस्ट ऑप्शन बनेगा 140। आंसर बी है इसका, सही है। द राइट आंसर इज बी। उसके बाद तुमने सीआरओ के सारे सवाल भेज दिए सलमान। इसके नीचे वाला सवाल, इसी की नीचे वाले सवाल में क्या लिखा हुआ है? ये रहा। एग्जामिनर बोलता है द टाइम बेस सेटिंग ऑन अ सीआरओ इज सेट 10 मिलीसेकंड पर सेंटीमीटर। ये आपको टाइम बेस सेटिंग बता दी। क्या बता दी उसने? टाइम बेस सेटिंग कितनी बताइए? 6 मिलीसेकंड पर सीएम। A trace consisting of two pulses is recorded as shown in the diagram. What is the time interval between these two pulses? इन दो पल्स के बीच में टाइम का इंटरवल बताना है। क्या बताना है? टाइम का इंटरवल। तो ये कितने सेंटीमीटर है? 4.5। ये गिवन है 6 cm। तो अगर एक cm में 6 मिली सेकेंड होते हैं तो 4.5 cm में कितने मिली सेकेंड होंगे? x। इसका मतलब होगा x की वैल्यू हो जाएगी 4.5 टाइम्स x। तो आंसर हो जाएगा 6 4 27 मिली सेकेंड, क्योंकि 6 4 24 और 0.5 इंटू 6 इज 3। तो 24 प्लस 3 27। 27 मिली सेकेंड। कहाँ है 27 मिली सेकेंड? ये रहा आंसर। डिड यू अंडरस्टैंड? What is the time recorded between these two pulses? That this ये वाला मैं कर time चुका हूँ। interval हैं? कर चुके हो? सही। जी सर। और कौन सा भेजा था तुमने मुझे? उसके बाद तुमने मुझसे पूछा है एमसीक्यूज नंबर 48 फॉर विच ऑफ द यस सर। क्वांटिटी मैग्नीट्यूड ऑफ एस्टिमेशन। 48 की बात कर रहे हो ना? यस सर 48 है उसके बाद। 48 एस्टिमेशन का सवाल अभी नहीं होगा तुमसे, क्योंकि अभी तुमने चीज़ें पढ़ी ही नहीं है। मैं डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, फ़ायदा नहीं होगा। कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ती हैं, उनमें से जैसे मास ऑफ एन एटम। क्या एटम का मास 500 माइक्रोग्राम हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि एटम का जो मास होगा वो तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम होता है एटम। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं उनकी वैल्यू जो होती है वो ए लेवल से भी तुम पढ़ोगे -27 होती है, -31 होती है। यंग मॉडल से भी तुमने पढ़ा नहीं है, राइट। फ्रीक्वेंसी और रेडियो वेव, ये ओ लेवल्स का सवाल है। तुम्हें याद है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव? मुझे याद पड़ता है रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती, कम होती है। और लास्ट पार्ट है वेवलेंथ ऑफ ग्रीन लाइट। ऑप्शन डी लग रहा है मुझे, ऑप्शन डी होना चाहिए था। मगर ये भी तुम आगे पढ़ोगे, इस पर क्रॉस डाल दो, इसको बोलते थे एस्टिमेशन। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 53 का है। 53 तो मैंने करा दिया था। 53 की बात कर रहे हो या 53 लग रहा है मुझे शायद। पूछो सलमान, एमसीक्यू नंबर 53। सर 53 मैं कर चुका हूँ, लेकिन एक और स्टूडेंट है उसको क्वेरी थी तो इसलिए मैंने उनकी तरफ से पिक्चर डाली है। चलो 53 पे पहुँचते हैं। 53 के लिए एक्चुअली पता है क्या होना चाहिए आपको? ओ लेवल्स के फॉर्मूले याद होने चाहिए। स्पेसिफिक हीट नहीं, बल्कि मैंने ये सवाल, एक सेकंड रुको। 53 पहले भी क्लास में, पता नहीं तुम्हारे बैच में कराया था किसी और बैच में कराया है। 53 के लिए एक्चुअल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम एएस में भी पढ़ेंगे। जब आप एएस का पेपर देते हैं तो आपके सारे टॉपिक कवर हो चुके होते हैं। अब एग्जामिनर जब मैं पास पे से क्वेश्चन सेलेक्ट करूँगा तो टॉपिक 1 के अंदर भी बेस यूनिट और एयर के सवाल आ जाएंगे। 53 ये आगे 53 ए बहुत आगे चला गया। ये देखो ये सवाल है 53। 51, 52 और 53। अब जिन बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता उनसे सवाल होगा ही नहीं। याद रखें, एग्जामिनर ने पहली बात बोली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये आप एएस में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की मैं फॉर्मूले लिखते चला जाता हूँ, इसलिए आपसे एमसीक्यूज नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या मतलब होता है? सॉरी, फोर्स पर यूनिट चार्ज।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब है। बी में लिखा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी E इज इक्वल्स टू MC डेल्टा थीटा, ओ लेवल से याद आया। सी का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। थर्ड पे लिखा होता है टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन को शो करते हैं 6 के साइन से, इसका मतलब होता है फोर्स अपॉन एरिया। और चौथे नंबर पे लिखा हुआ यंग मॉडुलस YM, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है FL अपॉन AE। ये चार फॉर्मूले हैं जो आपने AS में पढ़ने हैं और ये टॉपिक नंबर 1 के बाद आएंगे। जब टॉपिक नंबर 1 के बाद आएंगे तो तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। सिर्फ इसमें एक फॉर्मूला है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, कोई मसला नहीं। एक फॉर्मूला है जो आपने ओलियो में पढ़ा था, E इज इक्वल टू MC डेल्टा थीटा। अब जिस बच्चे से नहीं हुआ था वो मुझे बताए क्या उसे E का मतलब पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, फोर्स की बेस यूनिट निकालना आती है, चार्ज की निकालना आती है। ये कहलाता था स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन। स्ट्रेस है, सॉरी मैंने स्ट्रेन की जगह गलत लिख दिया है, ये स्ट्रेन लिखा हुआ है मैंने, स्ट्रेस का फॉर्मूला लिख दिया है। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता था आपके पास, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है आपके पास चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये सारी चीज़ें आप ए लेवल में पढ़ेंगे अभी आगे वाले चैप्टर में, तब आपसे ये MCQs हो पाएगा। वरना आपको फॉर्मूले कोई बता दे, जैसे मैंने फॉर्मूले बता दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या था? फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब फोर्स की जगह लिख सकते हैं kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चार्ज की जगह कूलम। जी हुआ आपसे? हो जाएगा सलमान, या बाकी वो बच्चा जिसने नहीं हुआ? F का मतलब फोर्स, Q का मतलब ये चार्ज, चौथे वाला नहीं समझ आया। यंग मॉडुलस। जी फोर्स, सर, ये फोर्स यंग मतलब मॉडुलस में FL वो क्या है? FL क्या है? F का मतलब फोर्स, L का मतलब लेंथ, A का मतलब एरिया और E का मतलब एक्सटेंशन। इसका मतलब लिख देता हूँ। यंग मॉडुलस में फॉर्मूला होता था फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ अपॉन एरिया इनटू एक्सटेंशन। तो फोर्स की जगह लिख सकते थे आप kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेंथ की जगह मीटर, एरिया की जगह मीटर स्क्वायर और एक्सटेंशन की जगह मीटर। तो मीटर स्क्वायर से 1 मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाता, तो ऊपर बचता kg S-2 M-1, M-2 M-3 तो रॉन्ग होंगे, टेंसाइल स्ट्रेस भी रॉन्ग है। ये सही है। सही है, अब बताओ। उसके बाद तुमने मुझे, उसके बाद तुम 61 की बात कर रहे हो, अल्फा पार्टिकल का डायमीटर। ये भी एस्टिमेशन का सवाल है। अल्फा पार्टिकल का डायमीटर जो होता था वो 10⁻⁻15 है। ये लिख लो। MCQ नंबर कौन सा है? 61। एग्जामिनर दो चीज़ें पूछता है। एग्जामिनर पूछता है डायमीटर ऑफ एटम और न्यूक्लियस। उसने क्या पूछा? डायमीटर ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल है ना। याद रखो, अगर एग्जामिनर एटम की बात करता है तो एटम में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में होते हैं, और एक होते हैं ऑर्बिट्स, ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किसी भी एटम का अगर एग्जामिनर तुमसे डायमीटर पूछेगा तो एटम का डायमीटर बताओगे -12 और न्यूक्लियस का बताओगे -15। ये याद करने की चीज़ है। द डायमीटर ऑफ एन एटम इज 10⁻⁻12 and the diameter of a nucleus is 10⁻⁻15। ये अप्रॉक्सीमेट साइज है ये, इसमें वेरिएशन हो रही होती है कम ज़्यादा। तो एटम जो होगा वो -10 से -12 तक होता है और न्यूक्लियस उससे छोटा होता है -15। तुमने जितने सवाल पूछे ना मेला से एस्टिमेशन के, एस्टिमेशन आगे चल के आएंगी, जो जो टॉपिक में आते चलेंगे बताते चलेंगे। सर आखिरी वाला सवाल समझाइएगा।
आखिरी वाला कौन सा? 69 69 ना? A temperature closer to the zero Kelvin, the specific heat capacity of a particular particular solid is given by C is equal to BTQ. Where? ये वाला सवाल की बात कर रहे हो? यस सर, ये वाला और 73। ये वाला 73 में सवाल में बहुत ज़्यादा ना, क्योंकि तुमने तस्वीर जो भेजी वो आधी है 73 और इसका नंबर था 69। रुको मैं साइज छोटा कर दूँ जरा। चलो पहले 73 बता देता हूँ। 73 मुझे नज़र आ गया है, साइज़ बड़ा करना पड़ेगा। ये 73। The diagram shows the stream of a Celsius thermometer marked to show its initial and final temperature value. What is the temperature change expressed in appropriate number of significant figures? अब तुम मुझे बताओ तुम्हारा इनिशियल टेम्परेचर कितना गिवन है? माइनस ये 10 है। अगर ये -10 है तो -10 होगा तो ये हो जाएगा -9, -8, -7, -6 और -5। तो ये वैल्यू आ रही है -6.5 है सर। माइनस का 6.5। इसमें वैल्यू आ रही है 14, तो 14.0 क्योंकि 14 पे आ रही है एग्जैक्ट। तो जब 14 में से माइनस करोगे माइनस का 6.5 तो आंसर हो जाएगा 20.5। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। और उसके बाद तुम बोल रहे थे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना एक्चुअल में। उसके बाद तुम बोल रहे थे 69। सिक्सटी नाइन के अंदर एग्जामिनर ने आपको अरे यार 69 हाँ चला गया 69। क्योंकि साइज छोटा और इधर जाना पड़ेगा मुझे स्क्रीन। एक मिनट 69 तो 70 है 69 है ना। क्या आगे तो एकदम से नहीं भाग रहा 69। मैं 69 बोले क्या हो गया मुझे? मैं सवाल क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ? 69 बोला है ना, तो 60 पे खड़ा हूँ मैं यार। पता नहीं कंट्रोल मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रहा सही से। एक सेकंड
69 में यार पता नहीं मिक्स हुआ है सवाल। एग्जामिनर ने बोला है 69 में टेम्परेचर जो 0 केल्विन है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सी से मार्क करते हैं, तो पूछता है बी की वैल्यू निकालो। किसकी वैल्यू निकाली है? वो बी की वैल्यू निकाली है 69। तो एग्जामिनर ने इक्वेशन दी है आपके पास, सी इज इक्वल्स टू, रुक जॉब करा दूंगा। अरे भाई क्या हो गया, इतने मैसेज क्या? स्टार्ट कराएं, क्वेश्चन कर लिया है बस। अभी ये लास्ट सवाल रहता है, 1 मिनट रुको शाम यार, करा ही दूंगा ये भी। एग्जामिनर ने इक्वेशन दी थी, कर रहा हूँ क्लास स्टार्ट। सी इज इक्वल्स टू बी टी क्यूब। सी का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था? एनर्जी का फॉर्मूला होता था एम सी डेल्टा टी। तो इसका मतलब एनर्जी की जगह लिखेंगे जूल्स अपॉन के जी इंटू कैलविन बराबर होगा सी के। तो सी की जगह पे वैल्यू डाल देंगे, मगर जूल्स को और तोड़ेंगे, तो यहाँ लिखेंगे जूल्स पर के जी कैलविन बराबर होगा बी, और टी की जगह कैलविन का क्यूब, मगर जूल्स को तोड़ेंगे। जूल्स खुद किसके बराबर होता था? के जी मीटर स्क्वायर एस माइनस टू के। तो डाल दो के जी मीटर स्क्वायर एस माइनस टू अपॉन के जी अपॉन के जी इंटू जूल्स एम सी डेल्टा टी, जूल्स के जी से के जी कैंसिल अपॉन कैलविन बराबर होगा बी और टी क्यूब के। जब टी क्यूब भी इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब होगा आपके पास के जी मीटर एस माइनस टू अपॉन के जी कैलविन, और कैलविन की पावर हो जाएगी 3, ये बराबर हो जाएगा बी के। बाकी सिंप्लीफाई करके आंसर आ जाएगा। आगे समझ में? इसका मतलब होगा सी की जगह तो पूरी वैल्यू डाल देंगे आप, के जी मीटर स्क्वायर एस माइनस टू डिवाइडेड बाय के जी इंटू कैलविन बराबर होगा आपके पास बी, और टी की जगह कैलविन का क्यूब। तो के जी से के जी कैंसिल हो जाएगा, एम स्क्वायर एस माइनस टू हो जाएगा अपॉन के जी के ऊपर आ जाएगी कैलविन है ये, कैलविन क्यूब, कैलविन की पावर 4। आ गया आंसर। अब कुछ क्या कराना था? आज की पूरी क्लास में उन्होंने एमसीक्यूज में निकाल दी। चलो पूछो अब आगे क्या करना था। उफ, मैंने लास्ट टॉपिक कौन सा करा दिया था? ये तो सारे पासवर्ड के सवाल हो गए ना। अब मुझे बता लास्ट टॉपिक कौन सा कराया था? वेक्टर स्टार्ट किए थे हमने, ये बताया था, लॉ ऑफ ट्रायंगल बता दिया था, ऐड करना। हाँ ये देखें बना हुआ है, ये देखें दो वेक्टर्स ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। सही है, उसके पास के सवाल आ रहा था। सही, यहाँ तक कल आ दिया था। अब आज की क्लास में करेंगे आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। क्या करेंगे आपके पास? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जो था वो ग्राफिकल मेथड कहलाता था। तो आज की क्लास में वेक्टर के अंदर जो पेज ऐड कर रहा हूँ मैं, वो करेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। इसको बोलते थे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम में 2 लाइन पैरेलल लगा के साथ में जीएम लिख देते हैं ऊपर। कैसे लिख देते हैं? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में होता है क्या है, आपको एग्जामिनर 2 वेक्टर दे देगा और कोई एंगल दे देगा। जब एग्जामिनर 2 वेक्टर और एंगल दे देगा तो आपने मैथ्स के अंदर कोसाइन रूल पढ़ा है? ये बताइए, या साइन रूल पढ़ा है मैथ्स में, या एड मैथ्स में था साइन और कोसाइन? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के अंदर साइन और कोसाइन रूल लगते हैं। क्या लगते हैं आपके पास? साइन और कोसाइन रूल। अब साइन और कोसाइन का कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ दरमियाना। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में करेंगे क्या, आपको एग्जामिनर यस, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में आप क्या करोगे, आपको एग्जामिनर जो होगा वो 2 वेक्टर्स बना के दे देगा। जब एग्जामिनर 2 वेक्टर्स आपको बना के दे देगा तो उसके बीच का एंगल गिवन होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, पहले अगर मैं ट्रायंगल बनाऊं, ट्रायंगल की शेप ये देखो, ये एक मैंने ट्रायंगल बनाई। अगर ये एक ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल में इस साइड का नाम है ए, इसके सामने का ऑपोजिट एंगल कहलाएगा अल्फा, इसका नाम है बी तो ये कहलाएगा बीटा। बहुत शुक्रिया। ये है सी, इसके सामने कहलाएगा गैमा। ए बी सी आर दी साइड्स, ए बी एंड सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, अल्फा बीटा गैमा आर दी एंगल्स, अल्फा बीटा गैमा आर एंगल। और ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, कोई पैरेलल नहीं है, कोई एंटी पैरेलल नहीं है, राइट। तो ए बी सी, तो आपको पता होना चाहिए साइन रूल। साइन रूल मैथ्स का क्या था, याद है किसी को? व्हाट इज द साइन रूल ऑफ मैथ्स? ये पढ़ा है नहीं पढ़ा आपने? मैथ्स में पढ़ा होगा यार साइन रूल। अभी मैं लिखूंगा, हाँ अभी मैं लिखूंगा तो समझ आ जाएगा। ए अपॉन साइन अल्फा बराबर होगा बी अपॉन साइन बीटा बराबर होगा सी अपॉन साइन गैमा। ये कहलाता था साइन रूल। क्या कहलाता था आपके पास? साइन रूल। इस पूरे को बोलते थे साइन रूल। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड, 1 मिनट, साइन रूल। अब इसी में आता था कॉस रूल। अगर तुम कॉस रूल की बात करते हो तो कोसाइन रूल या कॉस रूल क्या था? कॉस रूल के 3 फॉर्मूले बनते थे। अगर आप सी की लिखना चाहें तो सी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। ए फॉर्मूला बी के लिए क्या हो सकता था? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बीटा। अगर बी होगा तो बीटा आएगा, सी होगा तो गैमा आएगा, और अगर ए होता तो ए बराबर होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस एल्फा। इन तीनों में से कोई से भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब ये जो मैंने इतनी लंबी स्टोरी सुनाई है मैथ्स की कि साइन रूल क्या होता है, कोसाइन रूल क्या होता है, इसको सुनाने की रीज़न क्या है? ये इसलिए सुनाई गई है ताकि आप इस पे अप्लाई कर सकें
वेक्टर्स के ऊपर। किसके ऊपर अप्लाई करते हैं? वेक्टर्स के ऊपर। तो जब भी अप्लाई करेंगे वेक्टर्स के ऊपर इस तरह से अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की लिहाज से, राइट। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम आपने यू हैव टू अप्लाई ऑन दिस मेथड। तो ए अपॉन, अब कोई सवाल देता हूँ मैं ताकि इसकी एप्लीकेशन बता सकूँ, जस्ट लाइक दिस। एग्जामिनर बोलता है दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, और इसके बीच में जो एंगल है वो एंगल एग्जामिनर बता रहा है 60 डिग्री पर। ये वैल्यू आपके पास है 8 न्यूटन, ये वैल्यू है 10 न्यूटन। एग्जामिनर बोलते हैं रिजल्टेंट बताओ, कैसे निकालेंगे? 8 न्यूटन 10 न्यूटन एंगल इज 60, कैलकुलेट रिजल्टेंट। अब आपकी चॉइस है, इस पे साइन तो नहीं लगा सकते आप। पूरे वेक्टर्स हमने करने हेड टू टेल से। किससे करने हैं? हेड टू टेल। इन होल फिजिक्स वी हैव टू अप्लाई हेड टू टेल मेथड। क्या अप्लाई करनी है आपने? हेड टू टेल मेथड अप्लाई करना है पूरी फिजिक्स पे। करें ज़रा। तीन आंसर आए। अच्छा चेक करते हैं क्या क्या आंसर है। 15.6, 9.16। स्केल नहीं हो रहा सर। 1 न्यूटन हाउ मच cm। इखलास साहब, तो मैंने आपको कोसाइन रूल और साइन रूल बताए क्यों हैं। वेक्टर्स आप ओ लेवल्स वाले तरीके से थोड़ी करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसका सोल्यूशन देख लें कैसे कराऊंगा। एक इसका सोल्यूशन देख लो, फिर इसके 3-4 सवाल देता हूँ,
अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आज की क्लास में यही सीखना है, सोल्यूशन। अब आपकी चॉइस है हेड टू टेल। क्या ये हेड टू टेल है? नहीं, टेल टू टेल है। तो जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले आपको वेक्टर 8 कोई से वेक्टर ड्रॉ कर लें। मुझे ज़्यादा आसान ये लग रहा है क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है, ताकि ज्वाइनिंग करने में आसानी रहेगी। तो आपके पास सबसे पहले आपने 8 न्यूटन का ड्रॉ करना है वेक्टर्स, क्योंकि वो एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो आपने 8 न्यूटन का वेक्टर ड्रॉ किया, ये देखें। जहाँ पे 8 न्यूटन ख़त्म होगा, यहाँ से आपने 10 न्यूटन का वेक्टर स्टार्ट करना है। 10 न्यूटन का वेक्टर स्टार्ट करना है और अंदाजे से स्टार्ट करना है, नहीं, क्योंकि आप ये सारा का सारा काम कैलकुलेटर पे करोगे। तो देयर इज़ नो नोट कि आपके पास ऑन स्केल डायग्राम होनी चाहिए। जितनी अच्छी हो सकती है अच्छी बात है। ये देखें ऐसे हेड टू टेल, इतना अच्छा नहीं बनना मेरा। हेड टू टेल का मतलब है आपके पास यहाँ से स्टार्ट करना। गैप आ रहा है, गैप नहीं आना चाहिए ना हेड टू टेल में। जहाँ पे पहला ख़त्म हुआ वहाँ से दूसरा स्टार्ट होगा, ये यहाँ से। चलें, आप यहाँ पे ड्रॉ कर दिया आपने। ये हो गया आपका कितने न्यूटन का? 10 न्यूटन का। अब इसका एंगल आपके पास एक्स एक्सिस से 60 था, ये देखें, ये एंगल 60 था। तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है मुझे? पैरेलल लाइन के बीच में, स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल कितना बनता था? 180। 120 120 होगा सर। 120, बस यही कॉन्सेप्ट बताना था। अब रिजल्टेंट कैसा बनेगा देखो, हेड टू टेल हो गया। रिजल्टेंट वेक्टर जो स्टार्ट होगा, द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट, ये आपने बना दिया रिजल्टेंट वेक्टर। इस पे लिख देंगे आर। अब आपने अगर इसको नाम दिया है ए का, विच इज़ 8 न्यूटन, इसको नाम दिया है बी का, विच इज़ 10 न्यूटन, इसको नाम दे सकते हैं सी का, और ये एंगल बन जाएगा, सी के सामने क्या होता था? गैमा। तो अब आप लगा दो कोसाइन रूल, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। तो ए की जगह डालोगे 8 का स्क्वायर, बी की जगह डालोगे 10 का स्क्वायर, माइनस 2, ए की जगह 8, बी की जगह 10, साथ में लिखेंगे कॉस और एंगल लिखेंगे 120। आपका कैलकुलेटर होना चाहिए रेडियन डिग्री मोड में। 8 का स्क्वायर करो 64, 10 का स्क्वायर 100, माइनस 2, 8 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 10 160 कॉस 120। कैलकुलेटर से cos 120 की वैल्यू निकालो, माइनस में आ रही होगी, चेक करो। cos 120 माइनस में आ रहा होगा, -0.5। माइनस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 160। तो इसका मतलब ये बन जाएगा 100 प्लस 64 164 हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे आएगा 0.5 जब मल्टीप्लाई होगा 160 से, माइनस का 80, माइनस का 80 माइनस का 160, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 164 प्लस 80, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय रूट लगा दो तो सी का आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 60 8 10 4 224 हो जाएगा। 224 का रूट निकालना सर, कितना आ रहा है? किसी ने बताया तो था आंसर मुझे शायद। सर 224 का रूट है 14.9। 14.9 14.9 ये आंसर है। ये चेक कर लिया था, 164 प्लस 80 224 होता है, मैंने मैथ्स जर्नल किया है। तुम्हारा 15.6 कैसे आ रहा था उमर? उमर तुम बताओ 15.6 कैसे आ रहा था? इखलास 9.16 कैसे आ रहा था? सर 244 का अगर अंडर रूट लेंगे ना 15.6204 आ रहा है। तो जिसने रूट निकाला था अपनी गलती चेक करे, जिन्होंने मुझे बताया है 14.9। 244 का रूट कितना होता है? 15.6 होता है। यस वही सर मतलब 15.6 आ रहा है। तो उमर ने सही बताया था ना, इसका मतलब उमर ने बिल्कुल सही बताया था। वेरी गुड उमर। हेड टू टेल से किया था, किस तरह से किया है? फॉर्मूले से किया है या डायग्राम बना के किया है, और जैसे ओ लेवल्स में करते थे?
सर ये जब ये जैसा भी आपने किया ना वैसे किया था। बेहतरीन। ये मेथड ए लेवल्स में सीखना है आपने। आपने एंगल वाला मेथड सीखना है ए लेवल्स में, क्योंकि आपके पास स्केल, रूलर, पेंसिल वेंसिल पेपर में थोड़ी लेके रहेंगे आप ना डी, क्या एंगल जो गिवन होगा उस तरह से एंगल बना लें। आपने ए लेवल्स में ये मेथड सीखना है, इसको बोलते थे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। क्या कहते थे इसको? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। कॉपी कर लो इसको, फिर दूसरा सवाल भेजता हूँ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वेक्टर डायग्राम। किसको बोलते हैं? वेक्टर डायग्राम। अगर आज की क्लास में आपने वेक्टर डायग्राम बनाना सीख ली ना, तो सोल्यूशन तो कोई मसला नहीं आपके लिए। सर एक चीज समझा दें सर, ऊपर आपने दोनों की टेल को ज्वाइन किया हुआ है और फिर नीचे आपने हेड टू टेल लगा दिया, ये बात समझा दें। ये देखो, ये सवाल था। एग्जामिनर क्वेश्चन में हमेशा टेल टू टेल देगा, मगर हम फिजिक्स में हेड टू टेल से सॉल्व कर सकते हैं, टेल टू टेल से सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो जब हेड टू टेल से सॉल्व करना होगा तो इन दोनों वेक्टर में से आपकी मर्जी होगी, पहले जिस वेक्टर को चाहे ड्रॉ करो। मैंने पहले 8 वाले को ड्रॉ किया, तुम चाहते तो पहले 10 वाले को ड्रॉ कर लेते। अगर तुम पहले 10 वाले को ड्रॉ करते तो तुम्हारी शेप कैसी बनती देखो। अगर तुम पहले 10 वाले को ड्रॉ करते तो तुम्हारा ये वेक्टर बनता, ये बन गया 10 न्यूटन का। जब 10 न्यूटन ख़त्म होगा तो दूसरा वेक्टर बनाना पड़ेगा 8 न्यूटन का। आई लॉजिक समझ में? इसका मतलब होता, अगर आपके पास यहाँ से यहाँ तक की बात करते हैं हम, तब आपके पास ये एंगल कितना बन रहा होता? अगर आपने मैथ्स पढ़ी थी, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ऑल्टरनेट एंगल। अगर ये 60 था तो ये 60 था, तो इसका मतलब 180 में से 60 माइनस कर देंगे 120, तो रिजल्टेंट अभी भी ये बनता। ये देख लो, अब भी सेम आंसर आता। ये 120 वाली बात समझ में आई? आपने मैथ्स में पढ़ा था Z। मैथ्स में Z का मतलब क्या होता था? ऑल्टरनेट एंगल्स आर सेम। आपने मैथ्स में पढ़ा था ऑल्टरनेट एंगल्स आर सेम। याद आ रहा है कुछ? देखो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ये देखें, तब भी सेम आंसर आता। ये देखो, तुम्हारी अपनी चॉइस है, पहले 8 से स्टार्ट करो या 10 से स्टार्ट करो, इट्स अप टू यू। एंगल की ओरिएंटेशन का फर्क पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने 10 से स्टार्ट किया है, यहाँ पे देखो मैंने आपके पास 10 से स्टार्ट किया है। ये देखें, इसका मतलब हो गया अंदर वाला एंगल भी ड्रॉप कर देता हूँ। तो पहले मैंने 10 न्यूटन ड्रॉ किया, जहाँ पे 10 ख़त्म हुआ वहाँ से 8 स्टार्ट कर दिया। इसमें तो इतना बड़ा मसला ही नहीं है ना, आपने पहले 10 से स्टार्ट किया। ये देखें 10, जहाँ पे 10 ख़त्म हो गया वहाँ पे आपने 8 न्यूटन का स्टार्ट कर दिया। ये आ गया था आपके पास 10, ये आ गया 8। ये रिजल्ट निकालेंगे 15.6 एंगल, ये मतलब 60 डिग्री। आया समझ में? एक और सवाल दूं? ये सवाल कैसे करेंगे?
एक सेकंड रुको, सोचने दो मुझको। एक मिनट। अब ये सारे सवाल हैं वेक्टर से। अब इसमें से जो आपने भी कर सकते हैं वो मैं करवा रहा हूँ आपको, राइट? है पास करके बोलते हैं तो आपके ग्रुप पे भी डाल दूंगा मैं ये, मगर अभी इसलिए नहीं डाल सकता हूँ सारे कि अभी आपने एक चीज़ पूरी सीखी नहीं है। फिर वो मसला आप बोलेंगे सर ये सवाल करा दें वो करा दें, तो पहले सीख लें पूरी, उसके बाद। ये सवाल आप कर सकते हैं। एग्जामिनर बोलता है द वेट द स्टोन हैज़ द वेट ऑफ 5 न्यूटन। आपको वेट नजर आ रहा है स्टोन का 5 न्यूटन है, विच एंड व्हेन द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री टू द वर्टिकल द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 6.1 न्यूटन। डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन इन द पोजीशन शोन। डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन इन द पोजीशन शोन। आपने बताना है कि किस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगी। वेट का डायरेक्शन कहाँ है? वेट की डायरेक्शन देखिए कहाँ है, नीचे की तरफ है वेट की डायरेक्शन। और फोर्स कहाँ लग रही है? अपवर्ड लग रही है। एंगल कितना था? 35 डिग्री का। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से कर सकते हैं। हाउ मच टाइम यू हैव टू रिक्वायर्ड? 5 मिनट इनफ? करो 5 मिनट्स। मैं म्यूट कर रहा हूँ अपना माइक।
कितना आंसर आया? एक सेकंड, क्या आंसर कह रहे थे? टू पॉइंट नाइन, 2.92 नहीं, 2.92 तो नहीं है इसका आंसर। और कोई बताएं? 2.92 कह रही है। इसका रेफरेंस क्या है? टेन पॉइंट सिक्स। चेक करते हैं अभी। इसका रेफरेंस था आपके पास नवंबर 6 है इसका रेफरेंस। वही दिखाते हैं मार्किंग इसकी, नवंबर 6। जून के बाद आएगा नवंबर। सिक्स 3.5 है आंसर। ये देखें, ये लिखा हुआ है 3.5। दिस इज द आंसर, 3.5। कैसे आया करवाऊं? 3.5 इज द आंसर। आंसर तो 3.5 है। टू पॉइंट नाइन तो क्लोज आंसर है मगर सही आंसर नहीं है। क्या आप इसकी हेड टू टेल से वेक्टर डायग्राम बना सकते हैं? फिर आप लगा देंगे इसके ऊपर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। सबसे पहले आप कौन सा वेक्टर बनाओगे, 5 या 6.1? इट्स अप टू यू। आंसर आ रहे हैं अभी तक के? जी सर करवा दें। देखें, सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूँ 5 न्यूटन। क्या ड्रॉ करता हूँ मैं? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन इज एक्टिंग डाउनवर्ड। दिस इज 5 न्यूटन। जहाँ पे 5 न्यूटन खत्म होगा, यहाँ से आपके पास 6.1 बनाएंगे आप। क्या बनाएंगे? 6.1। इसके बीच का एंगल कितना होगा, ये बात सोचिए आपने। तो ये 6.1 हो गया, ये हो गया 5 न्यूटन, एंगल हो गया 35 डिग्री। तो रिजल्टेंट कैसा निकलेगा? ये चीज़ तो बताई थी आपको, ये ग्रीन से बना दिया रिजल्टेंट। उसका मतलब होगा अब आपके पास सी निकालने, लगाओ फॉर्मूला वही, सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस गैमा। गैमा की वैल्यू 35 है, ए और बी की वैल्यू 6.1 और 5 है। आइए अब सॉल्व करो, बताओ। 2 मिनट दो, फिर अगला सवाल दूंगा।
जी आया है आंसर आपका? एक मिनट रुको। क्या आंसर आया देख लेते हैं जरा। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। लगाओ फॉर्मूला। आंसर आया सी का? हरी अप। अगला सवाल कैसे करेंगे ये वाला? और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी टुवर्ड्स हॉरिजॉन्टल। चलें ये सवाल करके बताइए। एग्जामिनर पूछता है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। सॉल्व करना है, मुझे व्हाट्सएप करना है। राइट पहले पार्ट में पूछता है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। क्या आपने साइन कॉस टेन पढ़े?
क्या आपने साइन कॉस टेन पढ़ा है? साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा किसके बराबर होता है? ये सवाल है। 5 मिनट दे रहा हूँ करने के लिए। मैंने ग्रुप पे भी डाल दिया है। साइन कॉस टेन अगर आपको याद है तो फिर हो जाएगा आपसे। अरे और पेरेंट्स भी भेजने को तैयार नहीं है।
सर आपका माइक ऑफ है। सर आपका माइक सॉरी, मेरा माइक ही अनम्यूट था। देखें मैंने क्या किया है, सुन लें। मैंने क्या किया, 7.5 एंगल था 40, ये हॉरिजॉन्टल था। ये देखें मैंने 7.5 बनाया वेक्टर, ये एक्स एक्सिस बनाया, इधर लिखा 40। अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो एक वर्टिकल होगी, तो आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। कौन सी ट्रायंगल बन गई? राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब हो गया आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बना दी। जब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी 7.5 है, ये एंगल है 40 डिग्री, तो ये बन जाएगी हॉरिजॉन्टल या एडजेसेंट, ये बन जाएगा ऑपोजिट या परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर, ऑपोजिट या एडजेसेंट या बेस। 7.5 साइन लगाओगे, साइन इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 40 इज परपेंडिकुलर अननोन था, 7.5 हाइपोटेन्यूज था। सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। आ गया समझ में यहाँ तक? रखते हैं बस फिलहाल क्लास यहीं तक। अरे इसमें हेड पैरेललोग्राम लॉ क्यों नहीं लगा? क्योंकि दो वेक्टर नहीं थे ना बेटा, एक वेक्टर होगा तो फिर नहीं लगेगा। अगर दो वेक्टर होते तो फिर आपके अच्छा पास, सही। हाँ आई बात समझ में? चलें रखें यहीं तक, बस आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ओके, खुदा हाफिज़।